प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। पीएम जापान में G7 के साथी क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्रालय ने एक और कीर्तिमान किया हासिल। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े की तुलना में 12% की वृद्धि। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने पलवल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मोदी सरकार के कार्यकाल 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की दी जानकारी। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की ओपन की परीक्षाओं का परिणाम किया घोषित। 10वीं का 17.36%, जबकि 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा 21.65%। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों देश जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हुए। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी पोर्ट से मोर्सबी रवाना होंगे। उसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी स्पष्ट संकेत है कि शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रयासों में भारत को शामिल किया जाना जरूरी है। Around 3 formal sessions. 2 of them would be held on 20th of May and the third one on the 21st. The 2 structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता और दक्षिण देशों के हित को प्राथमिकता देने के संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे। 23 मई को सिडनी में वे भारतवंशियों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। वर्तमान संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इस भवन में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्थान की कमी महसूस की जा रही थी। दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था, जिससे सदस्यों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव पारित कर सरकार से संसद के लिए नई इमारत बनाने का आग्रह किया। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन की आधारशिला रखी थी। रक्षा मंत्रालय के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। वर्तमान में ये 1,06,800 करोड़ रुपए है, जिसके और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। ये पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े की तुलना में 12% से अधिक है। सरकार रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। इन नीतियों के कारण देश में रक्षा औद्योगिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के जबरदस्त अवसर पैदा होंगे।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज पलवल में जिला कार्यकारिणी की बैठक की। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन और होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित पार्टी के पद अधिकारीगण मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए धूधोला गांव में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। उसकी तैयारियों के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण बैठक आज यहाँ हुई है और 21 तारीख को इसी तरीके से हमारी सभी मंडलों की बैठक होगी। और क्योंकि केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और इन 9 सालों में जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है, क्या काम किए हैं, उन कामों को लेकर के हम आम जनमानस में हम उतर के जाएंगे। अगर मैं बात करूं, देश भर में बहुत विकास के कार्य हुए, प्रदेश में हुए। अगर मैं पलवल की बात करूं, जैसे पलवल के अंदर केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा और विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम जो हमारे में हुए हैं, ऐसे जो विकास के तीरथ हैं। भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल विधायक जगदीश नायर ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को लेकर जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार की नीतियों के बारे में जन जन को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ गरीब व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। सरकार के कार्यों को लेकर जनमानस में उत्साह भरा हुआ है। जो हमारे देश के लिए किया है, जैसे केजीपी, बॉम्बे हाईवे, आपका ये एलिवेटेड पुल, यमुना पुल, इन विकास की पर ले जाकर पब्लिक को वहां दिखाने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक्शन में होता है। हम लोग चुनाव के लिए आज भी तैयार हैं, पहले भी तैयार थे और हमेशा तैयार रहेंगे। हमेशा कार्यकर्ता अपनी मेहनत करके पार्टी के लिए काम करता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा की ओपन की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया। रेगुलर ओपन की 10वीं का परिणाम 17.36 जबकि 12वीं का परिणाम 21.65% रहा। विद्यार्थी इन परीक्षाओं का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 10वीं की परीक्षा में 10,387 परीक्षार्थियों में से 1,803 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा में 20,324 में से 4,400 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। सेकेंडरी कि उनका जो परिणाम रहा 17.36% रहा। इस परीक्षा में जो सेकेंडरी लेवल की परीक्षा में 10,387 कैंडिडेट अपियर हुए थे, जिनमें से 1,803 उत्तीर्ण रहे। सीनियर सेकेंडरी का जो परिणाम है उसकी पास प्रतिशतता 21.65 रही सीनियर सेकेंडरी में, और इसमें 20,324 विद्यार्थियों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 4,400 उत्तीर्ण रहे और 15,924 कैंडिडेट्स की रीअपियर आई है। चेयरमैन ने बताया कि ओपन स्कूलों के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए जिला व खंड स्तर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तर्ज पर स्टडी सेंटर बनाए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड ने दोबारा अपने सेंटर्स बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। बहुत जल्दी ही हम हरियाणा ओपन स्कूल के जो स्टडी सेंटर्स हैं वो बनाएंगे और उनके लिए कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी चलेगा। ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट भी हम तैयार करेंगे इनके लिए। तो ये प्रक्रिया जारी है। इस टाइम पर सही मार्गदर्शन हो जाएगा और रेगुलर अपना वो टाइम टेबल और डिसिप्लिन से स्टडी करेंगे तो बेहतर सुधार तो डेफिनेटली उनके अंदर होंगे। किरेन रिजिजू ने आज केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाला। किरेन रिजिजू को कल ही इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले उनके पास कानून मंत्रालय का प्रभार था। पदभार संभालने के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी का विकसित भारत बनाने का जो सपना है उसमें इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज के युग में बहुत ही उपयोगी मंत्रालय मुझे दिखाई दिया और जो मैंने महसूस किया
यहाँ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसमें मैं सीधा सीधा देख सकता हूं इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधि और न्याय मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधिक सेवाओं के विस्तार के साथ आम जन को समय पर न्याय मिले, इसके लिए ई कोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और जैसे आपने कहा, चुनौती, कोई भी दायित्व हो, नया दायित्व हो, उसमें चुनौती रहती है। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा, उनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। और दूसरा, कोई भी चुनौती हो, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें सबको काम करना है। वहीं एसपी सिंह बघेल ने भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर ये नई जिम्मेदारी दी है, मैं अपने बड़े मंत्री जी डॉक्टर मनसुख जी, अपनी कलीग डॉक्टर भारती और इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, सबके सहयोग से आने वाली जो उम्मीद की है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। महेंद्रगढ़ के धोलेड़ा गांव में स्थित राजकीय इंग्लिश मीडियम मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकार के इस प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। इस स्कूल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया है। विद्यालय के प्राचार्य नागेंद्र सिंह ने बताया कि विद्यालय का इस बार का परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा। इस समय स्कूल में लगभग 350 छात्र छात्राएं हैं और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब यहां दाखिला लेने के लिए आते हैं। स्कूल में बच्चों के लिए आधुनिक क्लासरूम तैयार किए गए हैं। मेरे इस विद्यालय में आज के दिन लगभग 350 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये विद्यालय पूर्णतः सीबीएसई से एफिलेटेड है, जो सरकारी क्षेत्र में है। आज तक जो इस विद्यालय ने प्रदान किया है उसमें मैं ये विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि नैतिक शिक्षा और गुणवत्ता परक शिक्षा जो बच्चों को दी गई है, उसका परिणाम ये है कि कल तक जो अभिभावक, जो नागरिक अपने बच्चों को जिले के विभिन्न या प्रदेश के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते थे, आज वो सभी अभिभावक हमारे विद्यालय में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए इच्छुक हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें मिड डे मील में पौष्टिकता से भरपूर खाना दिया जा रहा है। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें निजी स्कूल से आकर संस्कृति मॉडल स्कूल में दाखिला लिया है। प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, अब मैं इस स्कूल में आई हूँ और यहाँ पे टीचर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अच्छी लैब्स है यहाँ पे। और ये धोलेड़ा की स्कूल है। स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हमारे यहाँ पर मिड डे मील में सबसे अच्छा खाना मिलता है सर। राजमा चावल, रोटी सब्जी, पूरी सब्जी और कढ़ी चावल, ये सर घर का जैसा मिलता है। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, इसी साल मैं इस स्कूल में आया हूँ। यहाँ पर फीस भी कम लगती है और पढ़ाई भी सही होती है। इस स्कूल का नाम है राजकीय मॉडल संस्कृति धोलेड़ा। पढ़ाई वगैरह बहुत सर होती है सर, बहुत अच्छी लगती है। अभिभावकों ने बताया कि संस्कृति मॉडल स्कूल में कम फीस में बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है और उनका परीक्षा का परिणाम भी काफी अच्छा आया है। मेरे 2 बच्चे, एक पोता एक पोती, यही स्कूल में पढ़ते हैं। हमने प्राइवेट स्कूल से निकाल करके यहाँ लाए हैं। ये स्कूल जब से मॉडर्न सांस्कृतिक स्कूल बना है तब से यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। ना बच्चे कोई आवारागर्दी करते हैं, ना कोई किसी किस्म का टेंशन है। फीस वगैरह कितनी लगती है? हाँ बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट भी अब की बार 10वीं का और 12वीं का अच्छा रहा। 100% रहा 10वीं का, तो 12वीं का 80% है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत की गरीब महिलाओं को
धुएं से मुक्ति मिली है। करनाल में योजना की लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें लकड़ी तलाशने नहीं जाना पड़ता और साथ ही चूल्हे से निकलने वाले धुएं से भी मुक्ति मिली है। पहले चूल्हे पर खाना बनाने में काफी समय खराब होता था, लेकिन अब गैस सिलेंडर आने से उनके सारे काम जल्दी हो जाते हैं, जिससे वे अपने बच्चों और अन्य कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकती हैं। उन्होंने योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। बहुत फ़ायदा मिला है। हम पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब गैस पे बनाते हैं, इसलिए हमें बहुत सुविधा हुई है। पहले हमें सारा दिन धुएं पे बैठना पड़ता था, तो इसलिए हम बच्चों को टाइम पे स्कूल नहीं भेज सकते थे, इसलिए अब हम टाइम से स्कूल पे भेजते हैं बच्चों को। धन्यवाद सरकार का, जो उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। उज्ज्वल योजना से बहुत सारा फायदा मिला है। हमें सरकार ने बहुत सारी सुविधा दी है। पहले हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे और अब गैस के आने के से मतलब बच्चों का टिफिन भी जल्दी बन जाता है, बच्चे स्कूल में टाइम पे पहुंच जाते हैं। इस पे सब्सिडी भी आती है और 2022 में ये फ्री भी मिली है 3 सिलेंडर हमें। पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे और अब उज्ज्वल गैस से हमें फ़ायदा हुआ है और बच्चे भी टाइम पे स्कूल जाते हैं और टाइम पे खाना बन जाता है। और जो आंगनवाड़ी में लेडीज आती है हम उन्हें भी जागरूक करते हैं। जिसका BPL राशन कार्ड है अब उस पर भी प्रधानमंत्री योजना लागू हुई है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 48,000 से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे हजारों महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं अब लकड़ी वाले चूल्हे की जगह LPG सिलेंडर वाले चूल्हे पर भोजन पका रही हैं, जिससे पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। 48,000 गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं और रेगुलर रिफिल जारी की जा रही है और रिफिल पर 200 रुपये सब्सिडी भी जारी की जा रही है। बहुत बढ़िया और बड़ी अच्छी योजना है और इसका बहुत ही लाभ गरीबों द्वारा उठाया जा रहा है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिले, इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव हुआ है और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा असर हुआ है। और अब पेश है खबरें फटाफट। महर्षि कश्यप जयंती पर 24 मई को करनाल में होगा राज्य स्तरीय समारोह। गृह मंत्री अनिल विज होंगे मुख्य अतिथि। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पानीपत में आमजन की समस्याओं को सुनकर अधिकतर का मौके पर ही किया निपटान। अभिनेता आयुष्मान खुराना के पिता व ज्योतिष आचार्य P खुराना का मोहाली के निजी अस्पताल में निधन। और हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के रीअपियर व आंशिक अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2023। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।